ऑडिबल है। हम्म। आवाज सुनाई दे रही है। ओके। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज की क्लास? जैसा कि आपने शेड्यूल में देखा होगा, हम आज बात करेंगे मैकेनिज्म। स्टार्ट करने के पहले इंट्रोडक्शन बेसिक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म का पढ़ लिया था कि कितनी तरह की रिएक्शन पढ़नी है, कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप पे पढ़नी है। उसे और अच्छे से समझने के लिए इसे पढ़ने का दो तरीका था। एक पहला तरीका ये था कि हम एक एक फंक्शनल ग्रुप उठाएं, उसके ऊपर मैकेनिज्म पढ़े और वहीं इंटरमीडिएट को पढ़ें। दूसरा तरीका है कि हम थोड़ा सा पहले इंटरमीडिएट के इंट्रोडक्शंस को पढ़ें, उसके बाद पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा या क्या आप जानते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट को लेके? जैसे ही आपके दिमाग में नाम ये आए तो आपके अंदर क्या आता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके बीच में एक स्पीसीज बनती है जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होती है, बट ट्रांजिशन स्टेट से लाइफ टाइम क्या होती है ज्यादा। ये किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, ये हाईली रिएक्टिव होता है। दोबारा किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट के फॉर्म में ये क्या कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज द स्पीसीज दैट इज फॉर्म इन अ रिएक्शन, या क्या कहें, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट is a short lifetime species, short lifetime species, lifetime species. ठीक है। that is form that is formed in between, in between, in between substrate, in between substrate and product. ओके। जब भी आप बात कर रहे थे ना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहे थे, तो ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बनेगी। ठीक है। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है। ये चीज हाईली रिएक्टिव होता है ये। ठीक है। इट इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट, इट इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता ये। ठीक? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है। क्या रीजन है इसकी हाईली रिएक्टिविटी के पीछे? वाई रिएक्शन इंटरमीडिएट इज अ हाईली रिएक्टिव? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे जो हम एक इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है। ये क्या भाई? ठीक है। जो हम लोग हर एक इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखो क्या है कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कोई भी एक रीजन या एक से ज्यादा रीजन होंगे जिसकी वजह से ये रिएक्टिव होगा। तो लिखो आप क्या, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट को आर आई से लिख रहा हूं मैं। इंटरमीडिएट इज ड्यू टू, इज ड्यू टू क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है पोलैरिटी, ड्यू टू हाई पोलैरिटी। ठीक है। क्या रहे ये? हाई पोलैरिटी। ओके। हाई पोलैरिटी। अब ये हाई पोलैरिटी दो कारणों से हो सकती है, ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पोलैरिटी है वो दो कारणों से हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, प्रोटॉन कम, और जब प्रोटॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन कम। ठीक है। तो क्या पोलैरिटी दो कारणों से हो सकती है, ड्यू टू
deficiency of electron, deficiency of electron, या due to efficiency of electron, due to efficiency of electron, efficiency of इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन कम हो। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो भी चार्ज डेवलप्ड होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो भी चार्ज डेवलप्ड होगा, बस चार्ज डिपॉजिट डेवलप्ड होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जब डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, जब एफिशिएंसी होगी तो नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। पहला कारण जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो भी इंटरमीडिएट रहेगा वो हाईली पोलर रहेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, जो भी स्पीसीज है उसके ऑक्टेट आपके क्या हो? इनकम्प्लीट हो। फॉर एग्जांपल कार्बीन, ठीक है, रेडिकल। यहाँ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो, हाँ, इस वजह से पोलैरिटी, उसमें कार्बोकैटायन आ सकता है, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट में भी कार्बोकैटायन आ सकता है। ठीक है, नहीं, ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इसमें कार्बन आयन आ सकता है। ठीक है, दोनों की वजह से क्या रहेगा? पोलर। तीसरा, ड्यू टू वीक बॉन्ड, दैट इज बेंट बॉन्ड, ड्यू टू वीक बॉन्ड और बेंट बॉन्ड, बेंट बॉन्ड। अगर कोई स्पीसीज हो उसमें जो बॉन्ड हो वो बहुत ही वीक हो, तो वो भी क्या करना चाहेगा? टूट के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे, अगर इस तरह की स्पीसीज के बारे में बात करें तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका क्या? बेंजाइन। ठीक है, आवाज मेरी आप लोगों तक जा रही है ना? आवाज में तो किसी को कोई दिक्कत विक्कत नहीं है? आप लोग एकदम कुछ बोलते ही नहीं हो, एकदम शांत शांत रहते हो। थोड़ा सा कुछ इंटरेक्ट किया करिए, यस नो हाँ। ठीक है, जब इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे दिक्कत होगी ना भाई। आप एकदम शांत हो जाते हो आप लोग, नो इंटरेक्शन, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ड्यू टू वीक बॉन्ड कहें, या ड्यू टू बेंट बॉन्ड कहें। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू पुअर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं। ये मान लो ये पहला कारण, ये दूसरा कारण, ये आपका क्या तीसरा कारण। ये बेसिकली तीन बड़े रीजन होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसकी क्या करने के लिए? रिएक्टिविटी के लिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव ऑर्बिटल्स हो, ड्यू टू वीक बॉन्ड कहो, या आप यहाँ पे ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि हाईली रिएक्टिव ऑर्बिटल, रिएक्टिव ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, जो बेंट ऑर्बिटल है, जो वीक बॉन्ड है, वो जिस भी ऑर्बिटल से बना होगा वो हाईली क्या होंगे? आपके रिएक्टिव होंगे। तो आइए इन्हें टाइप्स हम पहले देखते हैं, कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी के पीछे कारण क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है आपका क्या? कार्बोकेटायन, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन रिएक्टिव क्यों है? कार्बोकैटायन रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड ड्यू टू हाई पोलैरिटी। ठीक है, तो कार्बोकैटायन रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिव, रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पढ़ेंगे इसे डिटेल में हम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्लस हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी ज्यादा है, बट ये पोलैरिटी ज्यादा क्यों है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें, कार्बन आयन, कार्बन आयन, कार्बन आयन के बारे में भी सुना होगा आपने।
कार्बन आयन रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू हाई पोलैरिटी। यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है ड्यू टू हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। ठीक है। तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर आपने सुना होगा तो आपने क्या सुना होगा? कार्बीन। कार्बीन रिएक्टिव क्यों है? रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कार्बीन में भी क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। कार्बन के अराउंड, यहाँ कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कार्बन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आप पढ़ोगे। फ्री रेडिकल भी रिएक्टिव क्यों है? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या रहेगा? कम रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा आपका? रिएक्टिव। ठीक है। फ्री रेडिकल, ये चार तो बड़े बड़े आपके हैं जिनके बारे में आप ज्यादा पढ़ते हो। पांचवा अगर हम बात करें तो क्या? नाइट्रीन। फिफ्थ क्या है? नाइट्रीन। नाइट्रीन रिएक्टिव क्यों है? ये भी ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें क्या रहता है आपका? नाइट्रोजन जो होता है उसका ऑक्टेट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? इनकम्प्लीट। ठीक है। जब हम नाइट्रीन की रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो उसका जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा आपका? इनकम्प्लीट। ठीक है। एक और इंटरमीडिएट के बारे में आप पढ़ोगे ज्यादातर, यलाइड। यलाइड इज आल्सो एन इंटरमीडिएट जो कार्बन आयन कैटेगरी में आता है। तो ये क्यों रिएक्टिव है? रिएक्टिव ड्यू टू हाई पोलैरिटी, रिएक्टिव ड्यू टू हाई पोलैरिटी। ठीक है। हाई पोलैरिटी की वजह ऐसे बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको मिलते हैं। जैसे आप पढ़ोगे किसके बारे में? आइसोसाइनेट मिलेगा रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे। ठीक है। कीटीन मिलेगा आपको, आइसोसाइनेट, कीटीन, ये सारे इंटरमीडिएट मिलेंगे। ठीक है। आइसोसाइनेट और कीटीन ये सब भी क्यों रिएक्टिव होते हैं? रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी, रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी। यहाँ पे भी क्या होती है? पोलैरिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से ये बीच में आपको मिलेंगे। बेसिकली जो सबसे मेजर हैं जिनकी स्टडी आपको करनी है वो कौन कौन सा है? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बीन, फ्री रेडिकल। ठीक है। ये मेजर है। नाइट्रीन is also an analog of carbene. Yelide is an form of carbon ion. Isocyanate ketene ये बीच में मिलेंगे। They are also an reaction intermediate. ये हम जब कार्बोनिल पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा। अब देखो कार्बोकेटायन कहाँ मिलेगा? जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन सैचुरेटेड कार्बन पढ़ेंगे तब मिलेगा। कार्बन आयन हमें हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन बीटा हाइड्रोजन पढ़ेंगे तब हमें मिलेगा ये। ठीक है। कार्बीन, कार्बीन तो एक अलग ही है, कार्बीन रेडिकल। नाइट्रीन के बारे में बात करें तो नाइट्रीन से जो हमारी मुलाकात होगी सबसे ज्यादा वो हम पढ़ेंगे जब क्या क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन। बहुत सारी नेम रिएक्शन में आप इसको देखोगे। नाइट्रीन एक्समिड रिएक्शन आपने सुना होगा। वैसे कार्बीन भी मिलेगा अनस्टर्ट में जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन पढ़ेंगे, वहां पे भी हम हमारी इससे मुलाकात होगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। फ्री रेडिकल अपने आप में एक अलग है। यलाइड, यलाइड केमिस्ट्री में ही मिलेगा, लेकिन जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन पढ़ोगे तो वहां पे भी मिलेगा। ये सब आइसोसाइनेट कीटीन ये दोनों जो है ये रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन कार्बोनिल कार्बन के हैं, ऑन कार्बोनिल कार्बन। जो आपने एक सेट लिखा था, देखा था, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडामाइड के बारे में हमने बात की थी, वो पूरे सेट के बारे में। ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपको पढ़ना है, जिनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनकी रिएक्टिविटी क्यों होती है, इनकी रिएक्टिविटी को हम कम कैसे कर सकते हैं, इनकी लाइफ टाइम को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, ये सारी चीजें।
अब हम जो भी पढ़ने जाएंगे उसमें हम कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है इसलिए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जब वो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा प्रोडक्ट क्यों देगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कार्बोकेटायन ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पे उठा के मैं पूरा का पूरा कार्बोकेटायन पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है। हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, फिर एक कार्बोनाइन का इंट्रोडक्शन लेंगे, नॉर्मल कार्बीन का लेंगे, फ्री रेडिकल का लेंगे, एक इंटरमीडिएट और छूट रहा है आपका इंपॉर्टेंट, ये 6 बेंजाइन। बेंजाइन, ठीक है। बेंजाइन रिएक्टिव की है, रिएक्टिव ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, रिएक्टिव ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपको कहां पे पढ़ मिलेगा? जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन एरोमेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, ऑन एरोमेटिक सिस्टम, तब ये हमें मिलेगा। ओके, ये सारी चीजें समझ रहे हैं? इतने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्बोकेटायन, फिर कार्बोनाइन, फिर बेंजाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा कार्बिन, थोड़ा सा फ्री रेडिकल, थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें मिले तो हम वहां पे अच्छे से पहचान लें। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? कार्बोकेटायन के बारे में। जो पहले बात करने वाले हैं आज, किसके बारे में बात करेंगे? कार्बोकेटायन, ठीक है। देखो, कार्बोकेटायन से आपको क्या समझ में आ रहा है? कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन, ठीक है। कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है? कटायन, कटायन या हम बोलें क्या? पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ रहे हैं? कार्बन बियर अ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज व्हाट? कार्बोकेटायन। ओके, सो सिंपल। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में? R3C पॉजिटिव के बारे में बात करें, या आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, क्या? ये चीज यहाँ क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। इस पोजीशन पे क्या आर लगा दिया, आर लगा दिया और आर लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ अगर कार्बन के अराउंड हम बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन के अराउंड क्या है? आप देखोगे 3 जो आपके हैं वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। या हम नॉर्मली कार्बन के बारे में बात करें, देखो ये बन कैसे रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आपके पास एक ऐसी कोई स्पीसीज है, क्या? R3CX टाइप की। एक्स एक ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और जो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेके जा सकता है, मतलब ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाए? नेगेटिव चार्ज, और किसका फॉर्मेशन कर ले? R3C पॉजिटिव का। अगर मुझे इस मॉलिक्यूल के बारे में समझना है तो यहाँ पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो देयर इज ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 कोवैलेंट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये बन कैसे रहा होगा, हम वीबीटी से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वीबीटी के बारे में बात करें, देखो कार्बन है, कार्बन का 2s ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz। ओके, ये दीज आर द ऑर्बिटल। एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? sp2, है ना, 2s2 2p2, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, किसके किसके बीच में बन रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। जैसे एक आर आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक आर आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक आर आया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और ये जो लास्ट वाला बन रहा है किसके साथ? एक्स के साथ, ठीक है। जब कार्बोकैटायन बन रहा है तो एक्स क्या कर रहा है? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन दिया वो तो है ही, साथ ही साथ एक कार्बन का भी जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है। एक्स क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आपके पास जो बचा वो सिर्फ क्या बचा? ऐसा कुछ। इसके साथ आर बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ भी आर बॉन्ड बना रखा है, इसके साथ भी आर बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है? वैकेंट, ठीक है।
वैकेंट पी ऑर्बिटल है। मतलब यहां अगर हम बात करें तो spx py हाइब्रिडाइजेशन जो इसका है क्या है, sp2। एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, वैकेंट। वो कुछ भी हो सकता है, px py इधर है तो हमने मान लिया कि pz आपका क्या है, वैकेंट। या यहाँ पे बात करें कि s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, तो pz ऑर्बिटल आपका क्या हो गया, वैकेंट। मतलब these आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड बने हैं, साथ ही साथ क्या है, यहाँ एक वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है। कार्बोकैटायन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज एन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। आप यहां से भी देख सकते हो, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बात करें तो कार्बन मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 8। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ओके। ऑक्टेट इसका क्या है, इनकम्प्लीट। हमेशा क्या कोशिश करेगा, ट्राइंग टू कंप्लीट ऑक्टेट, ट्राइंग टू कंप्लीट करना चाहेगा क्या, कंप्लीट ऑक्टेट बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कहीं से भी, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, अपने ऑक्टेट को हमेशा कंप्लीट करना चाहेगा। ठीक है, इसी की वजह से ये रिएक्टिव है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। पेयर्ड मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक वो स्पीसीज जहां पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जो पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करती है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होती है। पैरामैग्नेटिज्म जो उसको करता है, तो ये डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब ये ईएसआर इनएक्टिव है। ये भी चीजें पूछी जाती हैं, क्या है ये, ईएसआर इनएक्टिव। जो पैरामैग्नेटिक होगा वही ईएसआर एक्टिव होगा, जो डायमैग्नेटिक होगा वो ईएसआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये नॉर्मल बातें कर ली हमने। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, sp2। शेप क्या हुआ इसका, या ज्योमेट्री क्या हुई इसकी, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस पता है आपको। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लानर। ओके, शेप भी क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, या आप प्लेनर कहते हो, प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर एक बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। हर एक बॉन्ड एंगल आपका क्या होगा, 120 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू और इज 120 डिग्री। दिस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इस वजह से पोलर है। अपनी पोलैरिटी को मिनिमाइज करना चाहेगा, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करना चाहेगा। दो तरीके से कर सकता है। पहला तरीका ये है कि उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन कोई देना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो पूरा नहीं खत्म करेगा कि कंप्लीटली खत्म। कंप्लीटली खत्म तो तब होगा जब बाहर से कहीं से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इतनी बातचीत समझ में आई आप लोगों को कार्बोकैटायन के बारे में, नॉर्मल चीजें। हमेशा यही स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेगा, जितना ज्यादा प्लेनर होगा उतना ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, जितना ज्यादा कम प्लेनर होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा है, आप बेसिक्स भी पहले का आप पढ़े हो। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसके बारे में, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया, जहां पे हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और कुछ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली, जो हम जान जान गए या जो हम समझ चुके हैं। ओके, ईएसआर,
ईएसआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, जैसे आप एनएमआर पढ़ते हो उसी तरीके से ईएसआर होता है। ठीक है, तो ईएसआर के बारे में बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होता है ईएसआर का, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका जो यूज्ड होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मेजर करने के लिए, किसके, पैरा या मैग्नेटिक बिहेवियर मेजर करने के लिए, मैग्नेटिक बिहेवियर पता करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं, एक तो क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, दूसरा आपका क्या, डायामैग्नेटिक। तो इन्हें देखने के लिए आप कैसे सीखते हो कि जो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायमैग्नेटिक कब होगा, जब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल, कब, जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव है, मतलब वहां पे सिग्नल शो कर रहा है। अगर नहीं है तो हम इसे बोलेंगे कि ये जब आप डालोगे ना, तो वहां पे कोई सिग्नल नहीं दिखेगा इसका, ईएसआर इनएक्टिव। ठीक है, तो ईएसआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जो किसी भी मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। मॉलिक्यूल, मेटल, आयन, कटायन, कुछ भी, एनीथिंग। तो जब हम कार्बोकटायन के बारे में बात करेंगे, तो जो कार्बोकटायन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 ऑर्बिटल में कंप्लीटली पेयर्ड होते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं करता। ओके प्रयांश, समझ के, डन है, समझ के। तो हमने ये बेसिक्स बातें कर ली, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कार्बोकटायन इज रिएक्टिव ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड हाई पोलैरिटी या हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हाँ, इस पे हम पहुंच गए कि नहीं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, कार्बोकटायन रिएक्टिव, रिएक्टिव किसकी वजह से है, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, या हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ही है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, तो कार्बन का जो आपका क्या होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें, तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, बता, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। जाने दो, ज्यादा अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, ऊपर ऊपर से ही चलो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है भाई, किस तरह की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, देखिए, अब मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, हम ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा कुछ लेंगे, आरएक्स लेंगे, फिर इसको हम सॉल्वेंट में डुबो देंगे, हमारे पास एक आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव नाम की स्पीसीज बनेगी। जो आर पॉजिटिव होगा वही कार्बोकटायन होगा। फिर बाहर से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल डालोगे, एक न्यूक्लियोफाइल जो इसके साथ कोलैड करेगा, या ये क्या करेगा, आर के साथ न्यूक्लियोफाइल क्या बन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली ये रिएक्शन किसी न किसी सॉल्वेंट में हो रहा होगा। कैसा सॉल्वेंट रहेगा, क्या रहेगा वो, समझो पानी में ही हो रहा है। आपने आर एक्स को या एल्किल हैलाइड को वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व कर दिया। अब वाटर मॉलिक्यूल में जब एल्किल हैलाइड को डिसॉल्व कर दिया, हैलाइड ग्रुप निकल के चला गया, आर पॉजिटिव बना लिया। अब अगर ये आर पॉजिटिव
की लाइफ टाइम ज्यादा होगी तो मीडियम में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, ताकि आप उसमें जब न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो देयर इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन आर पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल। लाइफ टाइम ज्यादा होने का मतलब समझ रहे हो? लाइफ टाइम ज्यादा होने का मतलब कि मीडियम में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करना। स्टेबल नहीं है, हम बस उसकी लाइफ टाइम बढ़ा दे रहे हैं। जितना ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से कोलाइड करेगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल से कोलाइड करेगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सपोज हमने क्या लिया, 100 मॉलिक्यूल ले लिए, 100 मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिए, और 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके 100 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोकैटायन बना लिया। अब जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो उस रिएक्शन में सॉल्वेंट तो एक्सेस में होगा ना, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होगा। अगर ये इतना स्टेबल है कि सॉल्वेंट से इंटरेक्ट ना करे, तो आप अगर 100 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो 100 के बीच में कोलिजन हो जाए कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। पहली केस हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि ये बन तो रहा है लेकिन रिएक्टिव ज्यादा है, लाइफ टाइम कम है, तो वो सॉल्वेंट से ही इंटरेक्ट करने लगेगा। मान लिया कि ये केस 1 हो गई, कि केस 1 में क्या है कि आर पॉजिटिव की लाइफ टाइम, आर पॉजिटिव की जो लाइफ टाइम है, अभी मैं इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूं, आप समझिएगा। आर पॉजिटिव की जो लाइफ टाइम है वो ज्यादा है, मोर है, तब ऐसा हो रहा है। लेकिन केस 2 हो सकती है कि आर पॉजिटिव की जो लाइफ टाइम हो मीडियम में, हाफ लाइफ टाइम जिसे हम कहते हैं जब आप पढ़ते हैं, हाफ लाइफ टाइम क्या हो, लेस। तो जब आप इसे 100 मॉलिक्यूल लोगे ना, तो यहाँ ये 100 मॉलिक्यूल बन तो रहा होगा, लेकिन उस 100 में से ये भी हो जा रहा होगा कि मान लिया 40 मॉलिक्यूल जो है वो किसके साथ कोलाइड हो गए, सॉल्वेंट के साथ। तो यहां से जो बचे 60 मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल का वेट कर पाए। न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट कम होगा, ठीक है। सॉल्वेंट जब डिसॉल्व भी कर रहे हैं तो अमाउंट ज्यादा होगा। इसको इस तरीके से समझो, अरे मान लो आपके सामने से कोई एक मोटर बाइक जा रही हो। अब मोटर बाइक बहुत स्पीड में जा रही हो और आपको मोटर बाइक पे सवार व्यक्ति को गोली मारनी हो, ठीक है। और एक मोटर बाइक जा रही हो जो बहुत ही स्लो स्पीड से जा रही हो, उसे गोली आपको मारनी है। गोली मत मारने पहुंच जाना भाई। तो आप बताइए, गोली मारने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसे, आपका निशाना लगने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसको रहेगी, तेज स्पीड से जा रही बाइक को या स्लो स्पीड से जा रही बाइक को? स्लो स्पीड से जा रही बाइक वाले पे निशाना लगाना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू फास्ट स्पीड से जा रही वाली बाइक को। बस यही है डिफरेंस। अगर आर पॉजिटिव दूसरे के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, ज्यादा देर तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल उसे अपना निशाना लगा लेगा। अगर वो किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मीडियम में बन रहा है, तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो ये वाली इल्ड हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ जो हम स्टेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी मतलब है लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो यहाँ आप स्टेबिलिटी से मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अरे स्टेबिलिटी मतलब तो स्टेबल है तो क्यों रिएक्ट करेगा, नहीं नहीं नहीं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन, या हम किसकी बात करने वाले हैं, लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखो, लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करने का क्या मतलब है। अगर लाइफ टाइम ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, तो आर पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल का कोलिजन इंक्रीज करेगा, इन्हीं के बीच में ज्यादा लड़ाई होगी। जब कोलिजन इंक्रीज करेगा तो आर एन यू जो है, न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ रहा है, इसकी इल्ड जो है वो इंक्रीज करेगी। इल्ड बनने का मतलब ही रहेगा, हम बात करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट। ओके, जिसकी ज्यादा यील्ड होगी उसी के बारे में बात करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट। तो इसलिए हम स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं। मीडियम में आर पॉजिटिव की लाइफ टाइम क्या है। ओके, तो अब आप सोचिए कि इसकी जो लाइफ टाइम है, अगर आपके पास कार्बोकैटायन है, ऐसा कुछ कार्बोकैटायन है,
ठीक है, तो इसकी लाइफ टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आर के ऊपर। आर कैसा है? अब हमें पता है कि आर पॉजिटिव जो है, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर आर ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा ना, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। मान लिया यहाँ 100% है, लेकिन इधर से कोई इलेक्ट्रॉन देने लगा तो हल इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आने लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होने लगेगी। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होने का मतलब ये इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होने लगेगी। तो साइड रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, रिएक्शन तो करेगा लेकिन स्लो रिएक्शन करेगा। ठीक है, लेकिन वो किससे रिएक्शन ज्यादा करेगा? न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा रिएक्शन करेगा, सॉल्वेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा उतना ज्यादा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट बेटर करेगा तो ज्यादा यील्ड देगा। तो इसकी लाइफ टाइम आर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं क्या? कार्बोकेटाइन कार्बन, कार्बोकेटाइन कार्बन is an electron deficient, is an electron deficient, hence stabilized by क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे आप ट्रांजिशन स्टेट पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को ले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा ग्रुप होना जो इलेक्ट्रॉन को दे। तो सेम चीज हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में कि आर आपका क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर के रिस्पेक्ट में हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे? तो आइए सबसे पहले किन किन फैक्टर में बात करेंगे। पहली चीज क्या? पहली चीज जो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगी, फर्स्ट थिंग्स, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, पहली चीज आपकी क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरी चीज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एक साथ पढ़ेंगे इसे, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, इसका इनकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या? रेजोनेंस, रेजोनेंस का स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? चौथी चीज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे क्या? स्टेबिलिटी ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर या मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पांचवी चीज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल रहेंगे पास में तो क्या फर्क पड़ेगा? छठवीं चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लेनैरिटी, प्लेनैरिटी मतलब दिस इज एन स्ट्रक्चरल फैक्टर। ओके, ये चीज, ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनके बेस्ड पे हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखना सीखेंगे, टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट। तो फर्स्ट एंड बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले चलते हैं, बात करते हैं किसके बारे में? फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, या मैं कहूं इसे अनदर वर्ड में क्या, कि स्टेबिलिटी ड्यू टू, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ड्यू टू, ड्यू टू एस एंड पी कैरेक्टर। गुरु, एस एंड पी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने बेसिक्स पढ़ रखा है, याद है आप लोगों को? याद है हमने पढ़ा है क्या, कि एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा अगर एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, याद है? या हम कह सकते हैं कि P character is directly proportional to electropositivity, electropositivity, याद है? और हम एक चीज और पढ़े हैं, what stability of positive charge is inversely proportional to electronegativity. पढ़े हैं कि नहीं, याद है? स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रहना चाहेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। जब रेजोनेंस पढ़ रहे थे, याद है? स्टेबिलिटी ड्यू टू पॉजिटिव, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद है? या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी कैरेक्टर, है कि नहीं? सब कुछ एक ही तो रिलेशन निकल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात रहे हैं। तो भैया जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा चांस होगा कि पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखे। जितना ज्यादा इसके पास पी कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ज्यादा चांस है कि अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखे। ओके, तो ये रिलेशंस हैं, इन रिलेशन के बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पढ़ते हैं चीजों को। आइए मित्रों, जैसे हम अगर बात करें, हमारे पास ये है CH3 और इधर आपका क्या है? CH2, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास क्या है? CS2 या CS3, ऐसे करते हैं पहले, CS3 CH2, CH2 के ऊपर क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर CH3 CH, CH, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या है? CH3 C, C, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। हम देखिए ये बना कैसे होगा? ये बना ऐसे होगा कि CH3 CH2 CH2 और इसके साथ X जुड़ा हो, X अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हो, ये बना लिया हो। उसी तरीके से ये कैसे बना होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इससे X जुड़ा रहा हो, X अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हो, ये बन गया होगा। ये कैसे बना होगा कि CH3 C, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ X जुड़ा हो, यहाँ भी X अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया हो। मित्र, कहने का मतलब ये है साहब कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। इनिशियल में कटायन जब बना तो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकटायन का क्या है? sp2। यहाँ पे कार्बोकटायन का, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। यहाँ पे क्या है? ओनली s। इसका मतलब ये है कि मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, s कैरेक्टर क्या हो रहा है? s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। s कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है? पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। या मोटे मोटे शब्दों में कह दे क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगी आपकी? स्टेबिलिटी के बारे में बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगी आपकी? डिक्रीज करेगी। क्लियर है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा? sp2। सबसे कम स्टेबल कौन सा? sp या s वाला, इसके पास प्योर s। हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल सकते हो। अगर कोई कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। कार्बन 3 कोवैलेंट बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन 1 कोवैलेंट बना रहा हो तो कार्बन अगर 2, मतलब हाँ, क्या कहते हैं, कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था उसका? sp3। कार्बन अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन
sp2 कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ। यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है। यहाँ कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक, जो एक था वो टूट गया, तो यहाँ प्योर s कैरेक्टर बचा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। अब आप चलोगे थोड़ा सा पीछे, पीछे हमें याद करना पड़ेगा जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे। आप अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिवाइज करना स्टार्ट कर लेना आप आराम से अपना। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तो ध्यान दीजिए, मैं आता हूं आगे बात करता हूं आपसे। जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारा किस पे है कि हमारे पास सपोज एक ऐसा कुछ है, इसके साथ x जुड़ा है, x यहां से निकल गया। x अगर निकल गया तो क्या बन गया यहाँ? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, x नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। उसी तरीके से जब हम बात करेंगे, यहाँ पे x अगर जुड़ा है, यहाँ से भी x अगर निकल गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हम जब बात करेंगे एक ऐसी 5 मेंबर रिंग के बारे में, we are not including 6 at this position because in case of 6 some other factor will be also work। यहाँ बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया? x नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना था? 60 डिग्री। इंटरनल कितना है? 90 डिग्री। इंटरनल कितना है? 108 डिग्री। ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो इंटरनल बॉन्ड एंगल, इंटरनल बॉन्ड एंगल आपका क्या हो रहा है? बोलिए। इंटरनल बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? एक्सटर्नल क्या होगा? एक्सटर्नल जो होगा वो आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जाहिर सी बात, इंटरनल अगर इंक्रीज करेगा तो एक्सटर्नल डिक्रीज करेगा। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोबारा। यहाँ पे अगर हम थीटा के बारे में बात करें, किसके? यहाँ पे थीटा क्या है? sp2 है तो 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा आपका क्या है? जाहिर सी बात है क्या है? sp2 है 180 डिग्री। यहाँ पे जो होगा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री। इससे एक कंक्लूजन और निकल के आ रहा है, व्हाट? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। थीटा अगर बढ़ेगा तो s कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा अगर घटेगा तो s कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, s कैरेक्टर कितना है इस पोजीशन पे आपका? बताओ। जब इस केस में बात करेंगे, जब इस केस में बात करेंगे, जब इस केस में बात करेंगे, तो बताइए, अगर इन दोनों केसेस में हम लोग बात करें, यहाँ पे कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है? 33% जो है वो आपका क्या? 33.3% क्या है? एस कैरेक्टर। 66.6% क्या है? पी कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है? 50% एस कैरेक्टर, 50% पी कैरेक्टर। इस केस में क्या? 100% एस कैरेक्टर। मतलब इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, कार्बन पे एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। थीटा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो एस कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पी कैरेक्टर। थीटा बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। ओके, हाँ। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, अब दोबारा वापस आ रहे हैं मित्रों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन? ये चीज, ये चीज, ये चीज। क्लियर है? एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? थीटा 1, है ना? फिर क्या? थीटा 2, फिर क्या? थीटा 3। सबसे कम तो थीटा 3 ही होगा। मतलब
हम यहाँ पे बात करेंगे तो एस कैरेक्टर क्या होगा? एस कैरेक्टर इस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा, इसमें कम, इसमें क्या होगा? कम। तो नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल जो कार्बोकैटायन का है उसमें एस कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एस कैरेक्टर डिक्रीज करने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने का मतलब जो कार्बोकैटायन है उसकी जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है मित्रों, वो आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ये हम जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। क्लियर है? हाँ या ना? थ्री मेंबर्ड रिंग इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप दूसरे शब्द में कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, रिंग की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है, वो डिक्रीज कर रही है। इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। स्मॉलर रिंग इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. Okay, three-membered ring is a more electronegative, but this is the exact explanation that is based on S character. Okay? Yes. Clear? Everyone? प्रियांश, हृदय, प्रिया, याशीष, सभी लोग? हाँ, कंफर्म है ना? ठीक है, चलिए। ओके, ये समझ में आ गया? देयर इज अ रिलेशंस ऑफ एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर। कंफर्म है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप। मतलब इस पी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर है और इसमें सबसे कम पी कैरेक्टर है। ठीक है, ये चीज हमें आनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज ऑफ एग्जैक्ट एंगल तो वेरी करता रहता है। हम एक पैरामीटर के बारे में भी बात करते हैं कि जो है वो क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा होगा। पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल्स बता लेते हैं, एक्सटर्नल में क्या करता है? वेरी करता रहता है। तो एग्जैक्ट से तो मतलब नहीं है हमारा। ओके प्रियांश, सही है। ये पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल तो निकालने आते हैं आप लोगों को? फार्मूला पता है कि नहीं? ये काम की चीज है, ये पढ़ा है हम लोगों ने। एक बार देखिएगा जरूर। जब कहाँ देखोगे आप? ये आपको मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो लेक्चर है उसमें ये आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। वहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन किया है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए। तो पहली चीज के बारे में हमने बात कर लिया कि भैया अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा तो क्या होगा, या परसेंटेज एस कैरेक्टर या परसेंटेज पी कैरेक्टर के बेस पे उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। इसके बारे में बात करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं इन्हें पढ़ के आइएगा। इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर जो भी हैं आप इन्हें पढ़ के आइएगा। ओके गाइस, इन्हें जरूर एक बार जाइएगा, आज रिवीजन कर लीजिएगा। कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन क्या देखेंगे, रेजोनेंस कैसे देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे देखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रयांश आप जाइएगा, प्रयांश जाइएगा, कुछ नहीं, आप जाइएगा इंडक्टिव इफेक्ट, आपकी ही बैच में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है। उस इंडक्टिव इफेक्ट में इसके बारे में पूरा डिटेल में बात किया है। ठीक है, आपके पास यहाँ वीडियो लेक्चर पड़ा होगा, लेबल्ड भी होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर करके आप जाइएगा। आई थिंक इंडक्टिव इफेक्ट का पहला या दूसरा ही लेक्चर होगा, उसमें पूरा डिस्कस किया है। अगर आपको फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार और आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन कल नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ के आओगे। जो इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हमने पढ़ा है या जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने पढ़ा है उसे जरूर पढ़ के आइएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।
ठीक है।